एंड पे गया तो उन्होंने एंड वाले ओवर्स पे बारी दी। तो ये बहुत एडवांटेज है कि जब आपके पास ऐसे बैटर्स हो आपकी बैटिंग लाइनअप में कि जिनको हर फेज में खेलना आना चाहिए, और चाहे वो क्रॉस बैटेड शॉट्स हों, स्ट्रेट शॉट्स हों, अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलते रहे। इतना आसान नहीं होता जब आप 195 चेस कर रहे हो और आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर होल करियर आप बेंच पे बैठे हो। रिमार्केबल इनिंग्स। शाहिद साहब, हम हमेशा बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में भी गेम अवेयरनेस की, वो इस इंडियन टीम के हर लड़के में नजर आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग वेल। जैसे अभी शोएब ने बात की कि जिस तरह से वो लेके चल रहे थे, गेम अवेयरनेस ही है ना ये। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की टीम बैठी उसी तरह आपकी आवाज भी बैठ रही है। तो पाकिस्तान की टीम यही आपने पूछा है। नहीं, संजू सैमसन की क्लास है, वो जो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अभिषेक शर्मा टीम फेवरेट नजर आ रही थी इस वर्ल्ड कप के लिए, कल उसी तरह की परफॉर्मेंस दी। एक बड़ा रन चेज था बट वो फुल कंट्रोल में रहे पूरे वक्त। नजीब, उन्हें 2-3 एडवांटेजेस तो थे। देखो, ड्यू फैक्टर क्रिकेट में आता है, वो एडवांटेज था। अपने होम पे खेल लेते, लेकिन 4 बेस्ट टीमें इस वक्त वर्ल्ड की वो सेमीफाइनल में पहुंची है। मुझे खुशी इस बात की है कि यही बेस्ट टीमें थी। लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें इतना दम था कि वो सेमीफाइनल खेले। ठीक है, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के लिए ये बात हो रही है कि इतना दम नहीं था। ऑब्वियसली हमने गलतियां भी बहुत सारी की हैं, बट कंडीशंस के एतबार से सेमीफाइनल में पहुंचना हम अचीव कर सकते थे। गलतियां हमसे ज्यादा हुई हैं कामरान। देखिए, गलतियां करते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा और गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में नहीं, हमें सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए था। पिछले कुछ 6-7 इवेंट में जैसे वो खेल रहे थे, जैसी कंडीशन थी, वहां पे भी पहुंचना चाहिए था। बस प्रोसेस बेहतर नहीं है। बाकी जो बेस्ट 4 टीमें हैं वो सेमीफाइनल खेल रही हैं, डिजर्व करती हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही नहीं लग रही थी वो ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की टीम का यही हम लोग एज अ पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि हमारी टीम पहुंच जाए। कंडीशन ऐसी है, लेकिन क्रिकेट अच्छी नहीं खेले, टीम अच्छी नहीं बना के लेके गए। स्पेशलिस्ट अपने जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, अपने नंबर्स पे नहीं खेल रहे बैटर्स। बॉलर्स का पता नहीं है किसने नया बॉल करना है, स्पिनर का पता नहीं है किसने खेलना है किसने नहीं, मिडिल के ओवर किसने करने हैं। बस ऐसे काम चला रहे थे बस। सही बात है। मलिक साहब, आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा प्लेयर, इंडियन टीम के बारे में जब हम बात करते हैं, एक ऐसा प्लेयर जो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था, जैसे ही मौका मिला गेम को बदल गया और इतनी जबरदस्त रन चेज में सबसे बड़ी T20 वर्ल्ड कप में इनिंग्स इंडिया की तरफ से 97, संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आप चेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप जो है टीम का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें उनकी बैटिंग का जो बाकी के बैटर्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो आपको एक मैच्योरिटी नजर आएगी। और वो मैच्योरिटी की वजह से जब आप रन चेस कर रहे हो, तो रन चेस में ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे। वो इसलिए होता है कि जो बॉलर उस दिन आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा हो, आपका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो एक कंप्लीट आपको जो है वो पैकेज दिखा संजू सैमसन की इनिंग्स में। और देखें, मैं उनका वो देख रहा था पोस्ट मैच में, जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं जब बैटिंग करने गया तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन बनाने, कह रहे फिर एक आउट हुए मेरे सामने तो मुझे अपना गेम बदलना पड़ा। तो देखें, वो खेले ऊपर के नंबर पे, लेकिन आपको जो मेच्योरिटी नजर आई कि जब मिडिल ओवर में मैच गया तो उन्होंने मिडिल ओवर्स वाली बारी ली, जब एंड पे गया तो उन्होंने एंड वाले ओवर्स पे बारी ली। तो ये बहुत एडवांटेज है कि जब आपके पास ऐसे बैटर्स हो आपकी बैटिंग लाइनअप में कि जिनको हर फेज में खेलना आना चाहिए, और चाहे वो क्रॉस बैटेड शॉट्स हों, स्ट्रेट शॉट्स हों, अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलते रहे। इतना आसान नहीं होता जब आप 195 चेस कर रहे हो और आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर होल करियर आप बेंच पे बैठे हो। रिमार्केबल इनिंग्स। शाहिद साहब, हम हमेशा बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में भी गेम अवेयरनेस की, वो इस इंडियन टीम के हर लड़के में नजर आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग वेल। जैसे अभी शोएब ने बात की कि जिस तरह से वो लेके चल रहे थे, गेम अवेयरनेस ही है ना ये। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की टीम बैठी उसी तरह आपकी आवाज भी बैठ रही है। तो पाकिस्तान की टीम यही आपने पूछा है। नहीं, संजू सैमसन की क्लास है, वो जो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अभिषेक शर्मा को ले लें, तिलक वर्मा को ले लें, किसी को भी ले लें, संजू सैमसन की क्लास इन सबसे ऊपर है। और उसने कहा कि मैं जब डगआउट में बैठता था, मुझे चांस नहीं मिलता था, तो मैं आईपीएल में भी इंडियन टीम के साथ भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर सीखता था। वो सीखना का जो अमल है ना, वो हमारे प्लेयर्स में नहीं है। ये अगर कोच सुन ले, ये पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले तो उन्हें पता चले। लुंगी नबीडी ने डगआउट में बैठकर ड्वेन ब्रावो से स्लोअर वन सीखा। संजू सैमसन ने ये सीखा कि किस तरह चेस करते हैं विराट कोहली से, और किस तरह उसने कमाल की बारी दी। जैसे शोएब ने कहा कि मिडिल में मिडिल के हिसाब से खेला, ऊपर में ऊपर के हिसाब से।
एंड में एंड के हिसाब से खेला। लेकिन यहाँ पे शे होप की भी गलती है, वो सलमान आगा की तरह कप्तानी कर रहे थे, खुद उन्होंने बड़ी बुरी बैटिंग की, 33 गेंदों पे 32 रन, वहां से बिगाड़ आया। फिर शमाज जोसेफ ने जब 13वें ओवर में 17 रन दे दिए थे तो उनका 16वां ओवर नहीं बनता था, उन्होंने भी बड़ी नाकिस कप्तानी की और इंडिया को पूरा मौका दिया कि वो मैच लेके जाए। अपने दोनों स्पिनर से 2-2 ओवर कराए, ठीक है ड्यू थी, लेकिन मोती और अकील हुसैन ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते शमाज जोसेफ से, आपको कभी ड्यू के फैक्टर को निगलेक्ट भी करना पड़ता है। सही है, बात हो रही है संजू सैमसन के हवाले से, तो इसीलिए वो है हमारे आज के ग्लो एंड लवली गेम चेंजर। रिकॉर्ड चेस आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा। बासित भाई, ये जो रिकॉर्ड चेसेस हैं, सबसे पहले ऊपर यही आ गया, आप देखें टारगेट 196 और ये इसके बाद 173, 161, 160 ये टारगेट्स हैं सामने, और ये ईयर्स आ रहे हैं इंडिया के रिकॉर्ड चेसेस के 2026, 2014, 2016, 2022। कल के मैच से पहले तक यही बात की जाती थी कि 160 प्लस कभी इन्होंने विराट कोहली के बगैर चेस नहीं किया। तो दिस इज अ न्यू थिंग, अ न्यू एरा फॉर इंडिया, आप समझते हैं? आप देखिए ना, सोच चेंज होगी ना उनकी। 160 रन जो आप कह रहे हैं विराट कोहली चेस करता था, विराट कोहली को अब साइड में जब किया उन्होंने, जब उसने रिटायरमेंट ली है, तो आप देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर आ गया। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सबसे ज्यादा तजर्बेकार है इस टीम में। मेरे ख्याल स्काई भी इतना तजर्बेकार नहीं होगा। तो वो चीजें अब नजर आ रही ना। 160 या 190, 95 इंडिया के लिए मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है, और रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। लेकिन जिस तरह आप अभी संजू की बात कर रहे थे, उसके पीछे उसका तजर्बा है, वो उसने अपनी बैटिंग में दिखाया कि तीनों गेम में खेला, जहां टर्बो लगाना था फिर टर्बो लगाया उसने। ये जो प्लानिंग के साथ चलना, अभी सब बात कर रहे थे गेम अवेयरनेस की, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म ऑफ द गेम में, बिकॉज आप कहीं भी स्लो डाउन नहीं कर सकते। कल हम यही बात कर रहे थे, शोएब ने सवाल भी किया था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ मिडिल ऑर्डर बैटर। तो अगर आप तिलक की बात करें या दूसरों की भी बात करें, तो उनको पता है गियर कब चेंज करना है कि रिक्वायर्ड रन रेट बाद में खेलते हुए और पहले खेलते हुए मैच स्लो ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और शोएब ने जैसे बात की है, सिर्फ T20 में नहीं, आपको हर फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए, गेम अवेयरनेस का पता होना चाहिए, उसमें आपकी स्किल कितनी है। और संजू ने जैसे बैटिंग करके दिखाई है, जैसे शोएब ने बताया, देखिए बिल्कुल एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है, मैच विनर की यही निशानी होती है कि मैच की सिचुएशन क्या, कैसे मैंने गेयर लगाना है, कैसे मैंने अपना गेयर चेंज करना है, और बैटिंग कैसे करनी है। चेज में अगर कर रहे हैं रन इतना बड़ा, तो आप टोटल कर रहे हैं, तो आपने कैसे बैटिंग करनी है। फर्स्ट 6 ओवर्स में देखें, मिडिल के ओवर में देखें, आउट हुआ, उसने गेयर चेंज किया, क्रिकेटिंग शॉट्स पे वो आ गया। इसमें उसकी गेम अवेयरनेस और मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और जिनके पास स्किल होती है, जो एक क्रिकेट खेलते हुए आते हैं, जिन पे बिलीव होता है, तो वही ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। तो उसमें जैसे संजू की बात है, एक अलग ही प्लेयर लगा वो कल, वो झलक लगी है जो विराट कोहली करके जाता होता था। जैसे वो मैच जितवा के गया, कैसे 195 रन, अभी जैसे शायद भी ने कहा शे हो, ठीक है अच्छा नहीं खेला, लेकिन जो लास्ट के 5 ओवरों में वो रिकवरी कर ली जेसन होल्डर ने और रोमन पावल ने। इंडिया के खिलाफ 195 करना बहुत बड़ी बात है और नॉकआउट मैच में, और बॉलिंग की वजह से वो मार खाए। एक बॉलर ने सिर्फ 4 ओवर किए हैं। आप जब स्पेशलिस्ट बॉलिंग नहीं खिलाएंगे इस फॉर्मेट के हिसाब से, आप जितना मर्जी बड़ा टोटल कर ले, चेज हो जाएगा। मसला ये है 2 बॉलर्स, एक जेसन होल्डर ने 4 ओवर किए, वो भी ऑलराउंडर है। जो स्पेशलिस्ट है मोती, अकील और शमाज जोसेफ आप देख लें, और एक ने सिर्फ 4 ओवर किए हैं। तो प्रॉब्लम तो आई है, उसका पूरा फायदा दिखाया। और इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस, मैच को कैसे लेके। बिल्कुल सही है। अब नाज़रीन, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के एग्जिट, अगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं एशिया कप से निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है। वो वजूहत जो है वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और वो आपकी डिसीजन मेकिंग है ऊपर जो पाकिस्तान टीम के लिए होती है या शाइन के लिए होती है। उन चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। ये फाइन करना और ये इस तरह, ये मेरी नजर में, मैं इसे बेवकूफी बोलूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड्स जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात एक और चीज ये है कि देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है और भी चीजों की सूरत में होते हैं, जो जैसे ब्रॉडकास्टिंग का होता है, जैसे पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओनर्स के साथ हैं, आगे प्लेयर्स के साथ है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। बट ऐसा जो है वो समझ में नहीं आता कि इसको ये फाइन कर दो। हर चीज जो है वो ठीक हो सकती है।
लेकिन ये फाइन करना प्लेयर्स को, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। बस भाई सर्जरी के वर्ड के साथ ना एक और वर्ड पहले लगाना चाहिए, वो कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। मुझे लग रहा है ये सर्जरी कम और कॉस्मेटिक सर्जरी ज्यादा है कि आप 50-50 लाख रुपए का फाइन लगाएं, क्योंकि ना प्लेयर्स को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ज्यादा, और इससे एक फीलिंग ये आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेट कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल, ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। ये शोशा छोड़ा है आपका माइंडसेट Exactly, चेंज करने के लिए। आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिले कि कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये पैसे वैसों की क्या बात है। वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो हार जाएंगे तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। ये कौन स्टूपिड लोग हैं यार। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे और ऊपर से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश। अभी तो ये देखिए अभी फाइनल नहीं हुआ, बट अगर इस तरह से होता है तो आई बी वेरी अमेज्ड। मेरे ख्याल से इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, मजाक बनेगा बहुत दुनिया में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, और पहले वो देखें कि ये टीम बनी कैसे है। आप अपना सिस्टम बेहतर करें, आप प्रोसेस बेहतर करें सिलेक्शन का, आप अपनी क्रिकेट बेहतर करें ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लब क्रिकेट, जहां से बच्चे का स्टार्ट होता है खेलना, जहां से उसको बेसिक चीजें पता होती हैं, वो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। क्रिकेट होनी चाहिए, क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट, कोई क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता है तो उससे 30-30 लाख 40-40 लाख रुपया पहले वो एनओसी का लेते हैं। क्लब कहाँ अफोर्ड करते हैं, क्लब अपने बॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्लब में, तो आपने इतने पैसे, क्रिकेट आप खुद कम करते जा रहे हैं, बेसिक्स आप खुद खराब करते जा रहे हैं। अंडर-19 के 3 डे नहीं हो रहे, आप उस तरफ ध्यान दें। फिर उसके बाद जैसे शायद भाई ने बताया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में फिर प्लेयर्स लीगल, ये प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर सकते, इनको 1 करोड़ भी फाइन हो जाएगा, ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनमें इतनी वो है ही नहीं, तपड़ ही नहीं है इनमें ये बात कर सकें। इनको सिर्फ चाहिए हमें क्रिकेट खिलाते रहे, परफॉर्मेंस हो या ना हो। आप सिलेक्शन करें परफॉर्मेंस पे, तो आप देखें सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। जो काम करने के हैं ना शायद भाई वो करने चाहिए ना। आपको अपनी क्रिकेट के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना है। जब आपकी सिलेक्शन ठीक होगी तो बात इस नौबत तक पहुंचेगी नहीं। क्या कहेंगे शायद साहब? बिल्कुल, आपको सारी तदाबीर लेनी पड़ेगी, कोचिंग स्टाफ में आपको रद्दोबदल करना पड़ेगा। T20 की अलग प्लानिंग करें। अब अगले साल ODI वर्ल्ड कप है, उसमें भी अगर हमें पहले राउंड में बाहर होना है या दूसरे राउंड में बाहर होना है तो फिर दुरुस्त नहीं है, फिर हमारी क्रिकेट कहीं पे भी नहीं जा रही। तो अभी से हमें ODI की प्रिपरेशन करनी है। हमें ऑस्ट्रेलिया से भी 3 ODI खेलने, अभी हम बांग्लादेश से खेलने जा रहे हैं। हम सोचें कि हमें साउथ अफ्रीका से खेलने चाहिए, जिम्बाब्वे से खेलने चाहिए, जहां पे हमने जाकर ODI वर्ल्ड कप खेलना है। तो T20 की अलग प्लानिंग करें, टेस्ट की अलग प्लानिंग करें। ये सब कुछ करेंगे तो फिर पता चलेगा ना बैटिंग कोच आपका क्या कर रहा है। बैटिंग कोच में आपका कोई भी प्लेयर स्विच हिट नहीं लगा सकता, और आप देखें इंग्लैंड का नौजवान कैसी स्विच हिट लगा। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वी बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेमीफाइनल्स के हवाले से और खुसूसन पाकिस्तान क्रिकेट की जो ये पोजीशन है, इस पर थोड़ी सी अब मजीद बात करते हैं। और शुरू करता हूं शोएब आपसे। मुझे बताइए, जो इस वक्त कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट पूरे क्लिप्स अलग अलग करके हमको दिखाए, और उसमें हमें सलमान आगा की बातों में नजर आ रहा था कि उनको ना अपने बारे में कुछ इस वक्त सर्टिनिटी है, ना आगे पता है कि टीम किस डायरेक्शन जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी क्या फीलिंग आई, आपने क्या सोचा? यार नजीब, बहुत सिंपल सा है। मुझे तो क्लूलेस लगी चीजें। और चले अगर देखा जाए तो उन्होंने क्लैरिटी रखी हुई थी इन टर्म्स ऑफ बाबर आजम बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। मैं अगर उसी पे खाली बात करूं ना, बाकी बॉलर्स पे, कॉम्बिनेशन पे, ये तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। या हाल ही में एक ही चीज पे अगर बात करूं तो उससे ये वही लोग थे जिन्होंने उसको हटाया था ओपनर पे से कि यार इसका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है। अगर आप उसे स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम उसको तब हो रहा है जाके मिडिल ओवर्स में, जहां पे स्पिनर्स आ रहे हैं, और स्पेशली जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं या रिस्ट स्पिनर्स हैं, वहां आके उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको बैटिंग ही वहां से शुरू करवा रहे हो। तो यार ये ऐसा डिसीजन है कि इस पे तो मतलब आपको माइंडसेट पता चल जाना चाहिए ना, कि अगर हम दुनिया के बेस्ट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो वहां पे जो हमारा लीडर है उसका माइंडसेट ऐसा है, हमारा जो कोच है उसका माइंडसेट ऐसा है। ये तो क्लियर मैसेज है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये उनको क्लियर मैसेज है कि भाई मैं ऐसे सोचता हूं या हम ऐसे सोचते हैं, तो ऐसे तो आप नहीं जीत सकते। तो ये तो मतलब ऐसी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मेरे पास ना उसको एनालाइज नहीं कर सकता मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और मुझे लगता है कि उसको एनालाइज करना भी नहीं चाहिए, वो इस सूरत में नहीं करना चाहिए कि आप क्या करेंगे कि इतने मतलब वो जवाबात ऐसे दे रहे हैं आपको कि मेरी मतलब हंसी निकल रही है उस चीज पे, यकीन करें। और
और दूसरी साइड पे चले जाएं तो हमारे जो कोच हैं, प्लीज उनसे भी मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। फिर यहाँ चीज आप ये देखें कि आप फखर जमान के उस पर क्या कह रहे हैं कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म थे। और भाई आउट ऑफ फॉर्म थे तो आप उनको खिला का नंबर्स पे रहे थे। वो आपका प्रूवन मैच विनर है। प्रूवन मैच विनर पे जब टफ टाइम आता है तो उसको किसने उसका साथ देना है? टीम मैनेजमेंट ने देना है, आपके कैप्टन ने देना है। वो कोई किसी का हाथ ही नहीं पकड़ता। हम देखते हैं कि भाई क्या चलेगा आज, जो क्या किस चीज पे बात हो रही है उसे किसी तरह कवर कर लो, उससे किसी तरह जान छुड़वा लो। ऐसे नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपने सही नहीं की। देखिए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना ना पहुंचना सेकेंडरी है, आपको अच्छा खेलना नहीं खेलना सेकेंडरी है, लेकिन जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसमें इतने सारे फ्लॉज हैं कि आपने एक्सपोज कर दिया। स्किल में तो आप हैं ही कम, रिजल्ट उसी की वजह से ऐसे आए ना। आपकी डिसीजन मेकिंग ही मतलब ऐसी है कि क्या बताऊं मैं आपको यार। सही है। कामरान, यू वांट टू ऐड समथिंग, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखे कोई क्लैरिटी सिर्फ बाबर के नंबर पे थी, बाकी किसी चीज की क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी। फखर की बात कर रहे थे, वो तो सलमान अली आगा अब आया, जैसे कल आपने बात की। ये तो काम 2021 से शुरू हो रहा है कि ये जाने से पहले, वर्ल्ड कप जाने से पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि फखर हमारा ओपनर है। साइम अयूब नो डाउट अच्छा प्लेयर है, स्किल है उसके पास, लेकिन अभी उसकी फॉर्म नहीं है। आपने 70 मैच उसको दे दिए, आपने अपनी टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर दिया उसको खिलाने के चक्करों में। मिड ऑर्डर आप एक लेके गए, वो भी टॉप ऑर्डर में आ गया, सलमान अली आ गया। आपको ये नहीं पता कि आप सारी पिछले 6 महीने 8 महीने 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलते रहे हैं। वर्ल्ड कप में गए हैं तो एक फास्ट बॉलर के साथ चले गए हैं, वहां पे आप एक स्पिनर खिला रहे हैं, यहाँ पे 6 स्पिनर खिला रहे हैं। तो कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही थी। मजीद उस पर कंफ्यूजन ही बढ़ रहा है बहुत ज्यादा कि नर्वस ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स नर्वस, पता ही नहीं है रोल का क्या करना, किस प्लेयर ने किसने नहीं। सिर्फ एक बंदे का बस एक मंजन बेच के चले गए थे, वो 4 पे खेलेगा, कंडीशन ऐसी है, वहां पे जरूरत है ऐसे प्लेयर की, वो ऐसे बस ऐसे काम नहीं चलता। देखें आप, हम किन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चलो ये तो सिर्फ बोलने वाली स्किल थी ना। हमारे सामने वो जाके ग्राउंड में डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारे सामने जो है वो जाके कॉम्बिनेशन जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। कंडीशंस उनसे नहीं रीड होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप जो जवाब देते हैं वो भी अप टू द मार्क नहीं है। हम किनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है कुछ अच्छा करेगी वहां जाके। किसी एक चीज में मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम लोग मतलब हमारी क्रिकेट किस तरफ चली गई है। तो यार चलो जवाब, चलो डिसीजन मेकिंग तो सही कर लो, स्किल में चलो हम लोग सेकेंडरी हैं, थर्ड पे हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन यार डिसीजन मेकिंग तो सही कर लो। उसमें भी वो नहीं देखिए काफी अच्छे से यही बातें कर रहे हैं बासित भाई। जो शोएब की बात का मकसद है ना कि इनकी सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटेजीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके जो उसकी जस्टिफिकेशन है वो है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, उनको कैसे चुप कराना है, और इस तरह से अपना काम निकलता रहे। हर कोई सेव करना चाह रहा है अपने आप को। अभी मैं नहीं चाहता इन पे बात करूं, मैं ये आगे की बात कर देता हूं। जितने भी हमारे मुल्क के फास्ट बॉलर है ना भाई, अब वो तैयार हो जाएं। अब उनका तुरंत बेचा जाएगा कि 2027 की जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में, तो हमें फास्ट बॉलर की जरूरत है। तो जितने भी देखने वाले हैं फास्ट बॉलर, बच्चा पार्टी तैयारी कर लो। अब आप लोग को लेके जाएंगे 2027 का तुरंत बेचेंगे जब हम वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। फजूल है ये जो लोग हैं। अगर ये 2027 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए भाई। मैं आगे के लिए भी आप कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं? 100% ये तुरंत ना बेचे कोई। जब 2027 की तैयारी उसको हटा दो, एक सीरीज के लिए उसको हटा दो। आपके मुल्क में टैलेंट ही नहीं है, शायद भाई आप तो वहां मौजूद थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक नया तमाशा। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे इस वर्ल्ड कप में जो सारी चीजें हुई, उसके बाद जो जस्टिफिकेशंस दी गई? बिल्कुल, शोएब ने बिल्कुल समाप्त कर दिया कि आपकी प्लानिंग ही नहीं थी प्रॉपर। 6 महीने पहले आपने बाबर आजम को एशिया कप से ड्रॉप किया। आपने कहा कि वो उसका स्ट्राइक रेट लो है, वो स्पिनर को नहीं खेल सकता। जब वो स्पिनर के ऊपर वीकनेस है इसकी, तो फिर आप उसको क्यों श्रीलंका लेके आए? अब तो $1 मिलियन क्वेश्चन है और सारे प्लेयरों से चाहिए, फॉर्मर प्लेयर जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, सबको चाहिए सवाल ये पूछे, हु सेलेक्टेड बाबर आजम फॉर द वर्ल्ड कप? उसको 10-20 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फाइन होना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, बाबर आजम के खेलते की वजह से आपने फखर को नहीं खिलाया, बाबर आजम को खिलाने की वजह से आपने नाफे को नहीं खिलाया जो टैलेंटेड प्लेयर है, और आपने किसी और प्लेयर को, हसन नवाज को सिलेक्ट नहीं किया, ताकत को नहीं किया, सिर्फ एक प्लेयर के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ से शुरू हो सिलेक्शन कमेटी की, माइक हैसन की। वो ये बताएं कि बाबर आजम को आखिर किसने सिलेक्ट किया। अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तो चलो फिर ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, बाद से कोई बड़ी पावरफुल शख्सियत ने नहीं ऑर्डर किया कि बाबर आजम हर मैच खेलेगा, तो फिर सिलेक्शन कमेटी जवाब दे, माइक हैसन जवाब दे, जिन्होंने एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाबर को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया और वो बिग मैच खेले, वो तो उससे पहले आ गया टीम में। और आपकी प्लानिंग ही नहीं थी। पूरा साल आपने T20 क्रिकेट नहीं खिलाई नसीम शाह को, लेकिन आप वर्ल्ड कप ले आए। अच्छा, मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको बाबर आजम पे आपकी कन्विक्शन थी ना, आप लेके गए थे ना, आपने चौथे नंबर पे कहा
कि हम इस कंडीशन में उसको खिलाएंगे और वो हमारे लिए सूटेबल होगा, क्योंकि इतने ज्यादा रन नहीं होते इन कंडीशंस में, वो सब ठीक है। जब आप ये सोच के लेके गए हैं तो 2-3 मैचेस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके ये क्यों कह रहे हैं कि ऊपर नहीं खेल सकता, नीचे नहीं खेल सकता, यहाँ स्ट्राइक रेट नहीं है, वहां स्ट्राइक रेट नहीं है? मैंने कहा ना कि बाबर को हम ब्लेम दे रहे हैं, एक ही बंदे को अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। टीम में और भी प्लेयर है, मुझे बताएं फखर कैसे नंबर 4-5 पे खेल सकता है? साइम अयूब की